नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 संस्थागत वित्त और विनियोजन अर्थात सहकारिता के बारे में, है ना। तो आइए जानते हैं चैप्टर के बारे में। जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर भाव में वृद्धि प्रतिशत जो है 6.43। स्थिर भाव मतलब बिना महंगाई जोड़े और प्रचलित भाव मतलब महंगाई को साथ में जोड़कर, है ना। इसका हिस्सा कितना है? 3.03%। अब इसमें इसके तहत जो है कितने बैंक है, एटीएम की कितनी संख्या है, ये सब चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बैंकों की संख्या है 47, शाखाओं की संख्या है 3,412, एटीएम की संख्या है 3607 और कुल अग्रिम में महिलाओं का प्रतिशत है 11.74। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में अग्रिम है 50.09 और कृषि क्षेत्र में अग्रिम है 15.18, है ना। और ये 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार है। ये बैंकिंग संरचना हमने जान लिया, टोटल बैंकों की संख्या, शाखाओं की संख्या, एटीएम की संख्या, ये चीज़ आपके लिए, ये तीनों चीज़ें तो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है ना। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाएं। वित्तीय समावेशन अर्थात मान लीजिए ग्रामीण स्तर से धन का निष्कासन कर उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना ही वित्तीय समावेशन है। मान लीजिए एक किसी ग्रामीण का खाता है ना, वो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करता है। सरकार उस पैसे को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग करती है। किसके लिए? उन्हीं ग्रामीणों के लिए। तो उन्हीं के जो ग्रामीणों के धन का प्रयोग ग्रामीणों के लिए ही किया जाना एक धन शोधन कहता हूँ, वित्तीय समावेशन का एक उदाहरण है ना। कि निचले स्तर से हमने धन का संचय कर उसको लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगाकर फिर उन्हीं तक पहुँचाया। इसी को कहते हैं हम वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो आम जनता से पैसा कैसे निकाला जा सकता है? विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। योजना मतलब खाते से संबंधित योजना, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, अटल पेंशन योजना है। ये जो जमा करेंगे तो हमको तो उनको केवल नंबर्स पे दिखाना है, लेकिन असल में तो पैसा उनका हमारे पास है ना। और उसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेंगे, हम मतलब सरकार, है ना। तो आइए जानते हैं वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुरुआत 28 अगस्त 2014। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एग्ज़ाम में पूछने वाला ये फैक्ट है। कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014। इसके तहत जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग किया जाता है और इसमें दुर्घटना बीमा में 1 लाख, जीवन बीमा 30,000 और ओवरड्राफ्ट में 5,000 रुपया दिया जाता है ना। स्थिति क्या है? अब तक 1,81,75,087 खाते खुल चुके हैं 8 जनवरी 2025 की स्थिति में, है ना। रुपे कार्ड जो है, इस रुपे कार्ड भी एक प्रकार के वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत आने वाला स्कीम है। और इसके तहत जो है इंडिजीनियसली एक संस्था है रुपे, जो भारत की स्वदेशी संस्था है और ये जो है एटीएम का संचालन करती है ना, रुपे एटीएम का। और जैसे मान लीजिए आप सरकारी बैंक में खाता खोलते हैं, एसबीआई, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो उनके जो एटीएम हैं उनको वो कौन से टाइप का एटीएम देते हैं? तो वो रुपे देते हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड आपको नहीं देंगे। और रुपे जो है इंडिया में ही चलती है, ये विदेश में नहीं चलती, है ना। इसका जो विनियमन है या कहना चाहिए संचालन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। और यह सुविधा जो है बहुत ही सस्ती लागत पर अपने ग्राहकों को बैंक प्रदान करती हैं। कौन सी बैंक? सरकारी बैंक प्रदान करती हैं। मुद्रा योजना के बारे में जानते हैं। मुद्रा अर्थात माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और इसके 3 पहलू हैं। ये 3 प्रकार के लोगों को दिया, माने इसमें 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण, है ना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख का जो है लोन दिया जाता है ना। किनको दिया जाता है? छोटे उद्योगों और दुकानदारों को लोन दिया जाता है ना। पात्र उधारकर्ता जो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? ये
फर्म को दिया जा सकता है, व्यक्तियों को दिया जा सकता है, सार्वजनिक संगठन को दिया जा सकता है। तो ये सब इन लोगों को क्या है कि आपका जो ये लोन की राशि है इनको मिल सकती है। स्वामित्व संबंधित कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। और इसके लिए आवश्यक कहना चाहिए कि कंडीशन क्या है कि डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक, आजकल कहें तो सिविल स्कोर वगैरह संतोषजनक होना चाहिए, है ना। और जो भी काम करना चाहता है उस पर आवश्यक कौशल, अनुभव और ज्ञान रखने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में, उस काम के बारे में एबीसीडी पता नहीं है और आप लोन मांगने चले गए, है ना। और शैक्षणिक योग्यता की यदि आवश्यकता हो तो वो भी उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हो जो लोन का डिमांड कर रहा है ना, यह लोन चाहता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, है ना। ये सामाजिक सुरक्षा योजना है, इन्हीं का पैसा जो है सरकार लेकर के लोक कल्याणकारी योजनाओं में यही जो धन है उसका यूज़ करती है, और इसी को हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को हुई थी। पात्रता 18 से 50 वर्ष है, और ये 436 रुपया वार्षिक प्रीमियम पर जो है अभी वर्तमान में उपलब्ध है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में 333 रुपया दिया है, लेकिन वर्तमान में इसका 436 रुपया है। और ये चार्ट मतलब 3-3 महीने के रिन्यूअल में रहता है। यदि आप अप्रैल, मई और जून के लिए लेते हैं तो 436, उसके बाद ये इसमें कम होता जाता है और ये 4 भागों में बटा होता है 436 का जो ये अमाउंट है ना। बीमा कवर इसमें 2 लाख रुपया होता है एक्सीडेंटल मृत्यु पर, और लाभार्थियों की संख्या 54,11,190 है ना। इसी टाइप का एक और योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। वार्षिक प्रीमियम पहले कितनी थी? 12 थी, अब हो गई कितनी है? 20 रुपये थी। और ये जो दोनों योजनाएं हैं ये टर्म इंश्योरेंस है ना। ये टर्म इंश्योरेंस कहने का मतलब यदि आपको इस अवधि के बीच में कुछ हो जाता है तो लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन ये जो आप लोग 436 रुपया देंगे या फिर 20 रुपया देंगे ये आपको वापस नहीं मिलेगा यदि आपको कुछ नहीं होता है तो, है ना। इसके लिए पात्रता सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18-70 वर्ष और पूर्ण विकलांगता पर इसमें 2 लाख रुपया मिलता है। पूर्ण विकलांगता मतलब दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों पैर चले जाएं, और यदि एक हाथ, एक पैर और यहाँ एक हाथ जाए तो उसमें क्या होगा? 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? आंशिक विकलांगता कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का यह जो है ये भाग है। कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। वर्तमान में 8.2% वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भले ही आपको कुछ दिया गया हो, ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। 8.2% इसमें पर एनम इंटरेस्ट रेट है। यहाँ काम करता हूँ इसीलिए मुझे पता है। थोड़ा सा नौकरी है केंद्र सरकार में। अटल पेंशन योजना के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। अटल पेंशन सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, तीनों की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को हुई थी, है ना। ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिए, है ना। इसके बारे में जाने तो ये क्या है? एक प्रकार का पेंशन है। पेंशन अभी के डेट में किनको मिलता था? पहले केवल वही लोग पात्र थे जो नौकरी में थे। नौकरी में रिटायर होने के बाद उनको उनकी द्वारा ही जो जमा की गई राशि थी उनको पेंशन के रूप में दिया जाता था, है ना। लेकिन अटल पेंशन योजना के तहत जो निजी काम कर रहे हैं ना, निजी क्षेत्र में जो काम कार्यरत हैं वो भी पेंशन ले सकते हैं, एक लमसम अमाउंट जमा करके, जो उनको मिलेगा 60 के बाद, है ना, 60 प्लस होने के बाद। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आपकी उम्र 18 से 40 होना चाहिए, है ना। ज़्यादा उम्र होगा तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, है ना। और ये केवल निम्न आय वर्ग समूहों के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई आप अंबानी हैं और आप बोलेंगे कि अटल पेंशन योजना चाहिए मेरे को, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको नहीं देंगे, है ना। कौन? तो ये निम्न आय वर्गों के लिए है। और प्रीमियम इसका 1,000 से 5,000 तक है। लाभार्थी की संख्या 11,14,813 है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नॉमिनी को मिलता है, नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फिर से सक्सेसर को मिलता है। ऐसे करके 3 पीढ़ी तक ये जो मिलता है अटल पेंशन योजना, है ना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना। नेशनल
बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उसका क्या हो गया, नाबार्ड, है ना, नाबार्ड। ये एक प्रकार की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि है ना। इस निधि के अंतर्गत जो है नाबार्ड द्वारा 1770.71 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति की गई है, जो निम्न विकास की कार्यों में उपयोग किया जाएगा, है ना। सड़क के लिए ये इतना है, ग्रामीण पूर के लिए इतना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो ये आंकड़े हैं मैंने ना ये कलरफुल लाया है, और कलरफुल में भी ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे ये बैगनी है, फिर उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ये आसमानी है, तो ये से सीक्वेंस में चल रहा है। क्या है कि कलर जब हमारा दिमाग देखता है ना, तो उसको बाइफर्केशन करने में आसानी होती है, और ये आंकड़े आपको जल्दी याद होंगे, है ना। चूंकि ये हैंड रिटन है, ऊपर से कलरफुल हैं, तो ये आपको जल्दी याद होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्व सहायता समूह। वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्यों में संचयी रूप से 11,095 स्व सहायता समूह एसएचजी का संवर्धन कर और बैंक लिंकेज हेतु 58 स्व सहायता समूह का संवर्धन एसएसपीआई स्वीकृति की, और उन्हें कुल रुपए जो है 866 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की। किसने की है, नाबार्ड ने की है। संयुक्त देयता समूह, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, तो इसके बारे में ये सब आंकड़े जो मैंने हाईलाइट किए ये सब आप लोग देख लीजिएगा, जबरन का बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास में जो है 90 वाड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, और उसके तहत अमाउंट जो है 251.3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। वाटर शेड विकास के लिए जो है 29 जिलों में संचयी रूप से 70 वाटर शेडों की परियोजनाओं को स्वीकृति राशि 70.56 करोड़ रुपए की दी गई है। और कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन के बारे में बात करें तो 57 कृषक उत्पादन संगठन को जो है प्रोड्यूस निधि के लिए राशि का प्रावधान है। अब आगे बढ़ते हैं सहकारिता की ओर। सहकारिता में बढ़ते हैं तो सहकारिता जो है अभी के डेट में इसके लिए डेडिकेटेड मंत्रालय बना दिया गया है, जिसके प्रभारी मंत्री हैं अमित शाह, और 2025 को सहकार से समृद्धि का वर्ष, सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है, और इसका उद्देश्य है सहकार से समृद्धि, है ना। और इसका एक बेस्ट उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा है, अमूल, ये भी एक सहकारी संस्था है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। अब तक की सबसे सफल सहकारी अमूल है, इफ्को है, ये सब जो है सहकारी संस्था है ना। अब इसमें देख लेते हैं, सहकारी संस्था जो 3 स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। राज्य स्तर में बैंक के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे हायर लेवल पर होती है अपेक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। उसके बाद जिला स्तर में देखें तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होती है, जिसकी संख्या कितनी है, 6 है। और उसके बाद फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर लेंडिंग कमेटी, है ना, और ये कितनी है, 2058 है ना, 2058 समिति है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक 6 है और अपेक्स बैंक 1 है ना। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक की शाखा जो है हेडक्वार्टर रायपुर में है, और उसके 4 शाखा बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई और पंडरी रायपुर में है। केंद्रीय बैंक की संख्या, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक 6 है, नोडल कार्यालय इसके 2 हैं, रायगढ़ और जसपुर में। 6 कौन कौन से हैं आपको मैंने दे दिया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, है ना। जीएसडीपी में योगदान ये सब है ना। और जीएसडीपी में 2019-20 से 24-25 तक की स्थिति देखें तो उतार चढ़ाव वाली रही है। आगे बढ़ते हैं, जिला सहकारी बैंक रायगढ़ के परिसमापन होने के कारण जो है रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ का विकास खंड सारंगढ़ एवं जसपुर जिले के अपेक्स बैंक के नोडल कार्यालय के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है ना। और जिला अलग हुआ है सारंगढ़, बिलाईगढ़, तो इसके लिए नोडल कार्यालय किसको घोषित किया गया है, जसपुर जिले को, है ना। 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति पिछले में देखा था हमने। और 695 लैब्स और
63 पैक्स है ना। पैक्स क्या है, लेम्स क्या है, ये देख लेते हैं। तो पैक्स जो है इसका पूरा नाम प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है ना, कृषि साख समिति, इसी को ही हम पैक्स कहते हैं। तो ये किसानों को खेती के लिए जो है अल्पकालिक ऋण देती है और किसानों के बीच सेविंग की आदत को बढ़ावा देती है ना, बचत की आदत को बढ़ावा देती है। और कई राज्यों में पैक्स के माध्यम से ही समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं खरीदी की जाती है, पैक्स के माध्यम से, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। लेम्स क्या है, लेम्स पैक्स का ही हिस्सा है और इसका फुल फॉर्म हो जाता है लार्ज साइज्ड आदिवासी मल्टीपर्पस सोसाइटीज। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए डेडिकेटेड है। और इसके बारे में जाने तो ये जो है आदिवासियों को किसी के लिए ऋण देती है और आदिवासियों द्वारा इकट्ठा किए गए लघु वन उपज की खरीदी करना और उसको बाजार तक पहुंचाना इसका मुख्य काम है। और इसके अलावा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना और ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध कराना भी लेम्स का कार्य है ना। और संबद्ध सदस्य और ऋण सूची की सदस्यों की जानकारी जो है ये दी गई है। और आज़ादी के बाद देश में सहकारिता का विकास जो है, सहकारिता योजना समिति 1945 में बनी, फिर सर्वेक्षण समिति 51 बनी, फिर उसके बाद मल्टी स्टेट अधिनियम आया, उसके बाद कोऑपरेटिव एक्ट आया, उसके बाद फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फिर से आया, उसके बाद राष्ट्रीय सहकारिता नीति आई, उसके बाद कंपनी सुधार अधिनियम आया। तो इस प्रकार से आज़ादी के बाद जो है सहकारिता का विकास है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ब्याज दर के बारे में बात किया गया है। अल्पकालिक कृषक ऋण के लिए कितना ब्याज दिया जाएगा, कब से चालू होगा, ये सब के बारे में दिया गया है। गौपालन हेतु ये ब्याज दिया गया है और इसमें आप देखेंगे तो 0% ब्याज पर जो है लोन दिया जाता है। मत्स्य पालन के उद्यानिकी के लिए, लघु उत्पादकों के लिए, अल्पकालिक कृषि ऋण के लिए है ना 0% ब्याज पर जो है ऋण दिया जाता है। किनको, लाभार्थियों को। लाभार्थी कौन है, किसान को, है ना। आर्थिक छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 15,21,000 किसानों को जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन जो है लोन दिया गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। अब भाई किसान तो किसी भी क्या छत्तीसगढ़ राज्य की बोन में है ना, रीढ़ की हड्डी है, तो उनको क्या कहना चाहिए कि समृद्ध बनाने के लिए ये एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है, क्या, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ये जो धान खरीदी है यही संस्था छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम करती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। नोडल एजेंसी कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित रायपुर। किसकी नोडल एजेंसी है, उपार्जन केंद्रों की। उपार्जन केंद्र कितने हैं, 2739। यही उपार्जन केंद्र जो है धान खरीदी का काम करते हैं और ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है ना। अब शक्कर कारखानों की बात करें तो 4 शक्कर कारखाने हैं। भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, रामहेपुर कवर्धा में है। स्थापना 2002-3 में हुई थी और 3500 टन इसकी पेराई क्षमता है और 12 मेगावाट को रीजेनरेशन कहना चाहिए, जो उसका अपशिष्ट निकलता है गन्ने का, उसी से उसका उपयोग करके जो है क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। कितने बिजली बनाता है, भोरमदेव से 12 मेगावाट। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल महामाया शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, इसका भी आंकड़ा मैंने यहाँ दे दिया है। सबसे ज़्यादा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा में है, यहाँ पर जो है बिजली उत्पादन किया जाता है और 2500 टन की जो है पेराई क्षमता यहाँ की है ना। अब एथेनॉल देख लेते हैं। एथेनॉल दोस्तों क्या है कि अभी के डेट में पेट्रोल में ब्लेंड करके इसका उपयोग किया जा रहा है। 30% तक ब्लेंड किया जा रहा है। ब्लेंड मतलब उसमें मिलावट किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे 30 बोल रहा हूँ, 20%। E20 लिखा आता है आजकल के गाड़ियों पर, इसका मतलब है एथेनॉल 20 ब्लेंडेड
एथेनॉल का जो है 20% ब्लेंड किया गया है पेट्रोल में, है ना, पेट्रोल है। इससे जो है इसका ऑक्टेन नंबर प्रभावित हुआ है, और इसको फिर क्या है, ऑक्टेन नंबर डिस्टर्ब होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको इंजन मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान में BS6 इंजन ही E20 के लिए सही तेल है। और ये क्या है कि पुराने जैसे BS4 वगैरह में है तो उनके लिए ब्लेंड कर देना जो है उतना किफ़ायती नहीं है, और वो सर्वाइव भी ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए E20 गाड़ियों में जो है E20 गाड़ी कहता हूँ, BS6 गाड़ियों में E20 पेट्रोल ही सही है ना। E20 का मतलब यही है, एथेनॉल 20% ब्लेंडेड, है ना। तो अब एथेनॉल के क्षेत्र में यदि हम मान लीजिए उत्पादन अपना बढ़ा लें एथेनॉल में, तो पेट्रोल पर मतलब कहना चाहिए कि निर्भरता थोड़ी सी कम होगी, और हम थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे एथेनॉल की ओर। तो इससे क्या है कि हमको भी एक आय का सोर्स मिल जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और धान का कटोरा है, तो धान के पैरा से एथेनॉल निकलता है, पैरा से चावल से एथेनॉल निकलता है। तो इसी दिशा में जो है एथेनॉल फैक्ट्री खोले गए हैं, है ना। कहाँ कहाँ खोले गए हैं, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में, और माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र, 2 एथेनॉल फैक्ट्री खोले गए हैं। भोरमदेव की बात करें तो इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2023 को हुआ था, और ये PPP मोड पर स्थापित देश का प्रथम एथेनॉल प्लांट है, और 80 किलोवाट प्रतिदिन प्रति लीटर जो है, किलो लीटर प्रतिदिन इसकी क्या है, क्षमता है, उत्पादन क्षमता। माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र की बात करें तो स्थान कोकोडी ग्राम कोंडागांव में ये स्थापित किया गया है, और स्थापना इसकी 14 जनवरी 2022 को हुई थी। पेराई क्षमता इसकी कहें तो 80 किलो लीटर प्रतिदिन है ना। किलो लीटर मतलब, किलो मतलब तो हो गया 1000 ग्राम, और किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर, है ना। तो 80 किलो लीटर मतलब 80 × 1000 लीटर है ना। तो मान के चलिए 80,000 लीटर हम कह सकते हैं, 80 किलो लीटर को इतना यहाँ उत्पादित होता है। और PPP मॉडल की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था दोनों मिलकर यदि किसी उद्योग पर काम करें तो उसको PPP मॉडल कहते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में। इसी तरह के जानकारी कहता हूँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये जो PDF देख रहे हैं आप, उसको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, इसका प्रिंटेबल PDF डाल दूंगा। डेली सुबह करंट अफेयर आ रहा है, 10 MCQ सवाल, तो ये सब चीज़ देखते रहें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है इन सब चीज़ों का, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।